वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि जियोग्राफी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए यह लिखित मॉडल पेपर आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इससे पहले यानी कल आपका एक मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने दे दिया है, ठीक है। और उससे पहले भी एक, यानी ये तीसरा मॉडल पेपर है आपका लिखित वाला, ठीक है। चौथा लिखित वाला तीसरा मॉडल पेपर है। 2 महासंग्राम वीडियोस हैं, तो ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेंगे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के पेपर जो है कल लगे हुए हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर जी जियोग्राफी कैसे होगा, जियोग्राफी कैसे होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी आप लोगों को। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जियोग्राफी का आपको लगातार 2 क्लास में दे दूंगा 1-1 घंटे की, ताकि आपको बहुत ही आसानी से हर एक चीज़ें समझ में आ जाएं, एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा हमने 10 अति लघुत्तरीय और 8 जो है लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करी। तो आज इसी पैटर्न पर ही मैंने फिर दूसरा मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करा हूं, और इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समाहित करने का प्रयास किया है जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले। तो आपने अगर कोई भी मॉडल पेपर देखा है तो निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में वहीं से प्रश्न आने वाले हैं। देखेंगे जी, सॉल्व मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए, भूगोल यानी जियोग्राफी का है, बीए थर्ड सेमेस्टर। अब एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों मॉडल पेपर आपने देख लिया, 3 घंटे का वीडियो आपने अगर देख लिया, 3 घंटे में आप पूरा का पूरा बीए का सिलेबस अगर कवर कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में। देखिए जियोग्राफी खास करके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण, और डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, आपदा। डिजास्टर माने होता है आपदा, मैनेजमेंट माने होता है प्रबंधन, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन, एंड माने होता है, और क्लाइमेट चेंज माने होता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपके पेपर का नाम है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। खंड आ से 50 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। देखें, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है कि पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा दीजिए। पर्यावरण का क्या अर्थ होता है और परिभाषा क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में मैंने पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा विस्तार से समझा रखी है, आप लोगों ने देखा, अगर नहीं है तो आप जरूर देख लीजिएगा। पर्यावरण के बारे में बताएं तो पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। परि प्लस आवरण, ठीक है, समझें। परि प्लस आवरण बराबर क्या होता है, पर्यावरण। तो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण होता है। परि माने होता है परिता या चौतरफा, आवरण माने होता है ढकना या ढके हुए होना, ठीक है। तो जो हमको चौतरफा घेरे हुए है या ढके हुए है उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि वे सभी बाहरी परिस्थितियां एवं तथ्य जिनका संबंध मानव और उनके जीवन के क्रियाकलापों से होता है, सम्मिलित रूप से उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार पृथ्वी पर मानव का जो विकास होता है, मानव की जो वृद्धि होती है, उसको प्रभावित करने वाली जितनी भी दशाएं होती हैं, जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, वो सब पर्यावरण के अंग मानी जाती हैं, और उन्हीं अंगों को मिलाकर के पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। तो पर्यावरण का सामान्य सा अर्थ होता है भौतिक परिवेश, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट जो पृथ्वी के जैव जगत को आवृत किए हुए होता है, यानी ढके हुए होता है, जिसके प्रभाव से जीवन क्या होता है, आगे बढ़ता है या जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, पर्यावरण जो होता है वो मनुष्य पर प्रभाव डालता है और मनुष्य के द्वारा प्रभावित भी होता है। ऐसी बात नहीं केवल पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य काफ़ी हद तक पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण तो प्रभावित ही करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का और मनुष्य का, इन्हीं दोनों के बीच का तालमेल का अध्ययन करना पारिस्थितिकी तंत्र मतलब की पारिस्थितिकी कहलाता है। और खास करके जो इन दोनों का संबंध होता है पर्यावरण और मनुष्य के क्रियाकलापों का, इन्हीं संबंधों की जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, उस एरिया को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी एक झील है तो उसको हम मान सकते हैं, या फिर कोई मान लेते हैं कोई एक स्थान है, कोई स्थान विशेष है, वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, पर्यावरण और मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है, क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं अंतःक्रियाओं का क्या होता है, एक प्रकार सकल योग को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और पर्यावरण जो होता है वो होता है जो मनुष्य को चौतरफा घेरे हुए है, मतलब कि एक प्रकार से तमाम प्रकार की दशाओं का योग होता है पर्यावरण, जो कि मनुष्य को प्रभावित करता रहता है और मनुष्य से भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्यावरण का अर्थ। परिभाषा विद्वानों ने क्या दी पर्यावरण की, पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए फिटिंग महोदय कहते हैं
कि जीवों के पारिस्थितिकी जो कारक होते हैं, जो जीवों के पारिस्थितिकी कारक होते हैं, उन्हीं कारकों का योग जो होता है उसी को पर्यावरण कहते हैं। मतलब कि कहते हैं कि जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको मिल करके जो बनता है उसी को वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। तो चाहे आप वातावरण बोलो चाहे पर्यावरण बोलो, बात एक ही है। तो ये फिटिंग महोदय ने कहा। जबकि इसके बाद में आते हैं टांसले महोदय। टांसले महोदय कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, क्या बताया इन्होंने कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं, या फिर वह वातावरण कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार से टासले महोदय ने कहा। दोनों की परिभाषा बड़ी सिंपल है, ठीक है। फिटिंग का क्या परिभाषा है? फिटिंग कहते हैं कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। टांसले कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं या जीवन होता है वो पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा और अर्थ मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी पारिस्थितिकी क्या होती? तो पारिस्थितिकी के बारे में मैंने अगली वीडियो में आपको समझा रखा है। जो इससे पहले कल वाली वीडियो में मैंने पारिस्थितिकी की परिभाषा बताई थी कि इकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है यूनानी भाषा के, एक तो आइकोस और दूसरा लोगास। आइकोस का मतलब होता है निवास स्थान, लोगास का मतलब होता है अध्ययन या ठीक है विज्ञान, ठीक है। तो मतलब कि लोगास माने वैसे होता है लोजी, लोजी से बनता है, लोजी माने होता है अध्ययन, मतलब कि शास्त्र या विज्ञान या अध्ययन करने वाला, ठीक है, या अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर के जीवों का उन्हीं के निवास स्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द को दिया था 1869 में। हैकल महोदय ने कहा भी था कि पारिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पारिस्थितिकी है। मैंने आपको इसकी परिभाषा आपको पारिस्थितिकी बताई थी, अगली वीडियो में आप समझेंगे। दूसरा प्रश्न आपका जैविक और अजैविक घटकों से, वहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रकार से आपको बता दूं कि वो दो घटकों से मिलकर के बनता है, एक तो जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है, इन्हीं को थोड़ा सा आपको समझा दूं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैविक माने होता है जीवित घटक, ठीक है, यानी कि जो जिसमें जीव निवास होता है, जीवित यानी कि सजीव। और अजैविक माने होता है भौतिक चीजें, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, यानी कि जो है जो सजीव नहीं है, यानी कि निर्जीव हैं। तो निर्जीव वस्तुएं या प्राणी जो है वो अजैविक घटक हैं। और जैसे अब जैविक घटकों में मैं अभी जैविक घटकों के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैविक घटक में समस्त जीवधारी जो होते हैं वो सारे के सारे जीवधारी जैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जंतु और पादप समुदाय जो होता है वो साथ साथ रहते हैं, जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे को संबंधित जो है रहते हैं। और संबंध मतलब कि एक प्रकार से जैसे देखते हैं जो मनुष्य होता है वो जीवों को प्रभावित करता है, जीव भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, और जीव और मनुष्य मिल करके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण जीवन और मनुष्य को प्रभावित करता है। यानी कि जितने भी वनस्पतियां हैं वो भी मनुष्य को प्रभावित करती हैं, शेर बाघ चीता जितने भी पशु पक्षी हैं वो मनुष्य को करते हैं, मनुष्य उनको करता है, और सब मिल करके जितने भी जीवधारी होती हैं वो मिल करके जो है वातावरण को प्रभावित करते हैं, और वातावरण इन सभी को प्रभावित करता है। यानी कि कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं प्रभावित होना है दोनों को, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हो, ठीक है। अन्योन्य आश्रिता का संबंध है मनुष्य का और पर्यावरण का, जीवन का और पर्यावरण का, ठीक है। तो किसी न किसी रूप में परस्पर क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जो जंतु होते हैं, पादप समुदाय होते हैं, ये सब आपस में। लिंडमैन महोदय कहते हैं कि इस संबंध में कहा कि 1942 में इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत करी और बताया कि जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनके परस्पर संबंधों का आधार क्या होता है? भोजन होता है। भोजन के द्वारा जो जीव होते हैं एक दूसरे से संबंधित हो, जैसे कि मान लेते हैं छिपकली संबंधित होती कीड़े मकोड़े से, चूंकि उनको खाती है, ठीक है। मनुष्य आप देखते हैं तमाम सारे जीव मतलब कि पौधों से जीवों से संबंधित रखता है, मछली वगैरह खाता है, मुर्गा खाता है, अंडा खाता है, तमाम प्रकार के मांसाहारी भोजन करता है। शाकाहारी भोजन में वो पादपों को ग्रहण करता है, यानी कि ऐसे गेहूं खाया, धान खाया, मतलब कि चावल खाया। तो ये सब एक प्रकार से ये सब भी तो इनमें भी जीवन होता है, तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो कुल मिलाकर के ये भोजन पर आधारित होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषक संरचना को दर्शाते हैं। पोषक संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो उत्पादक हो गए, एक उपभोक्ता हो गए, और एक अपघटक हो गए, ठीक है। उत्पादक माने क्या होता है आपका? उत्पादक माने होता है एक प्रकार जैसे कि मान लेते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। हरित लवक हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो मतलब कि जो बहुत महीन महीने से बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और पेड़ पौधों को खाते कौन है? उपभोक्ता लोग, ठीक है। और इसके बाद में अपघटक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा समझेंगे। तो ये होता है जैविक घटक।
जैविक घटक में कुल मिलाकर के जिसके अंतर्गत जीव रहता है, जैसे कि जितने पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, अमीबा पैरामीशियम, छोटे छोटे जीव हैं जो, ठीक है। इसके अलावा जो भी मनुष्य है वो सारे के सारे आपके जैविक घटकों में आ जाते हैं, पर्यावरण मतलब की पारिस्थितिकी के। और जो अजैविक घटक है पर्यावरण का या पारिस्थितिकी के, किसी का भी मान सकते हो, तो जो अजैविक घटक है पारिस्थितिक तंत्र में, उसमें आपको पता होगा जो अजैविक घटक जो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी ये पदार्थ निरंतर जैविक और अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं, और इस प्रकार निर्जीव वातावरण के तत्व जैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। आपको बता दूं कि इसको 3 भागों में बांटा जाता है, जैविक मतलब कि अजैविक घटकों को। अजैविक घटक जो होते हैं अकार्बनिक एक होता है, एक कार्बनिक और एक जलवायु संबंधी। तो जो जलवायु घटक होते हैं उनकी बात की जाए तो जो उसमें जैसे कि तापमान हो गया, वायु हो गई, आर्द्रता हो गया, जल हो गया, ये सब जलवायु घटक हैं, ठीक है। और कार्बनिक घटक की बात की जाए तो कार्बनिक घटकों में आपका जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गई, तो ये सब आपके जो है आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों में आपको पता होगा जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जल हो गया आपका, ठीक है, वायु हो गया। तो ये तमाम प्रकार की जो गैसें हो गई जो कि वातावरण में एक प्रकार से अपने चक्र में होती हैं, तो ये सारी तो अजैविक जैविक घटकों के बारे में आपने समझ लिया। तो यही होता है आपका अजैविक और जैविक घटक। तीसरा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, पर्यावरण अवनयन क्या है। अवनयन माने मैंने कल ही आपको बताया था, अवनयन माने होता है कमी होना, या अवनयन आपसे पूछे, पर्यावरण आपसे पूछेगा पर्यावरण अवनयन या पर्यावरणीय निम्नीकरण की संकल्पना दीजिए, या इसके बारे में बताएं, या फिर ये क्या है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो पर्यावरणीय अवनयन, अवनयन या निम्नीकरण माने होता है कमी होना। किसमें कमी होना, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी होना, एयर की एक प्रकार से गुणवत्ता में कमी होना, जल की गुणवत्ता में कमी होना, ठीक है, वायु की गुणवत्ता में कमी होना, यानी कि जब इन सभी के चीज़ों की गुणवत्ता में कमी होता है तो उसी को पर्यावरण अवनयन कहते हैं। तो पर्यावरण अवनयन में आपको लिखना क्या है, आप लिखेंगे कि यदि मानवीय या अन्य कारकों के कारण से भौतिक पर्यावरण में कुछ घटकों की इतनी अधिक क्षति हो जाती है कि उनकी भरपाई करना एक प्रकार से अंतः निर्मित या स्वतः नियामक क्रियाविधि के द्वारा नहीं हो पाती है। मतलब कि अगर पर्यावरण, इसे चूंकि पर्यावरण के अगर आप जैसे मान लेते पेड़ को छिनगा देते हैं, अब पेड़ को आपने छिनगाया, छिनगाने मतलब समझ रहे हैं, उसकी डालों जो डालें होती हैं उन डालों को आपने काट दिया, तो फिर कल्ला लेकर के अपने एक प्रकार से उचित मात्रा में अपने हिसाब से वो कर लेंगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है पेड़ को जड़ से ही उखाड़ देते हो तो वो पर्यावरणीय अवनयन हो गया, यानी अब वो पेड़ जो है वो कल्ला नहीं लेगा, अब वो पेड़ खत्म ही हो गया। तो एक प्रकार से ये समझ लीजिए, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप करते हैं और पर्यावरण वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेता है। अगर आप उचित मात्रा में करते हैं तो पर्यावरण अपने हिसाब से उसको सेट कर लेता है, लेकिन अगर आप जो है एक प्रकार सीमित दायरे के बाहर जाकर के अगर पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप करते हैं तो वो चीजें पर्यावरण अपने अनुकूलता के हिसाब से नहीं कर पाती है, वो करने में सक्षम नहीं होता पर्यावरण। तो जो करने में सक्षम नहीं होता है, अगर वह कृत्य आप करते हो तो वही पर्यावरणीय अवनयन कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, पर्यावरणीय दशाओं का जैवमंडल के जीवों पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और भौतिक पर्यावरण में इस प्रकार मानव जनित परिवर्तनों को पर्यावरण अवनयन कहते हैं। जब मनुष्य क्या करता है, मतलब पर्यावरण को निम्न प्रकार से अगर परिभाषित किया जाए, जैसे पर्यावरणीय अवनयन जो होता है वह अवस्था होती है जिसमें पर्यावरण के भौतिक घटकों में जैविक प्रक्रमों खास करके मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो इस सीमा तक जो है क्रियाएं की जाए कि उसका क्या हो जाए, इस सीमा तक ह्रास हो जाए पर्यावरण का कि उसे पर्यावरणीय जो एक प्रकार से तत्व हैं वो अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाए, यानी पर्यावरणीय तत्व उसको फिर पुनः उस स्थिति में ना ला सके। तो ऐसी स्थिति पर्यावरणीय अवनयन या पर्यावरणीय निम्नीकरण कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तब की स्थिति में क्या होता है कि पर्यावरण जो होता है वो इलिमिनेशन करना प्रारंभ करता है, वो मनुष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालना प्रारंभ करता है जब इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो पर्यावरणीय अवनयन या निम्नीकरण यही होता है। समझ में आ रही बातें? तो पर्यावरणीय शिक्षा का होना परम आवश्यक है। पर्यावरणीय शिक्षा से भी प्रश्न आते हैं, तो पर्यावरणीय शिक्षा इसके लिए दी जाती है ताकि पर्यावरण का अवनयन बहुत कम मात्रा में हो सके। और पर्यावरणीय प्रबंधन के बारे में मैंने अगली वीडियो में आपको समझाया, तो उसको देख लीजिएगा, तो उसमें भी मैंने आपको बताया। तो एक प्रकार से दोनों वीडियोज़ अगर देख लेंगे और इससे पहले वाला वीडियो अगर देखेंगे, नहीं देखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप अगर महासंग्राम वीडियो और 2 ये मॉडल पेपर जो मैंने लगातार दिए हैं अगर देख लेंगे तो आपका सारा हो जाना है, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है चौथा नंबर, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? मरु माने होता है मरी हुई, स्थली माने होता है स्थल, मरु माने होता है मरा, ठीक है, मरा होना, डेड। स्थल माने होता है जमीन या भूमि, ठीक है, जमीन में लिख ले रहा हूँ, जमीन या भूमि। कर्ण माने होता है एक प्रकार से प्रक्रिया, कर्ण माने क्या होता है? प्रक्रिया एक प्रकार की, ठीक है।
यानी कि मरी भूमि में होने की, मतलब जमीन का मरी भूमि में एक प्रकार से होने की प्रक्रिया। यानी कोई जमीन उर्वर जमीन है, अब ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा जो उर्वरक भूमि है या फिर जो एक प्रकार से खेती करने की योग्य भूमि है, जब वह भूमि किसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, या किसी प्रक्रिया के द्वारा वह भूमि मर जाती है या अनउर्वर हो जाती है, या उर्वरक क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है, उर्वरक क्षमता में उसकी गिरावट आ जाती है, ह्रास हो जाती है, तो उस प्रकार की स्थिति को हम पर्यावरणीय या उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं उस प्रक्रिया को। तो मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में परिवर्तन हो जाना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो अनुपजाऊ में बदल जाए। ठीक है। पारिस्थितिकविद और पर्यावरणवेत्ता इसे एक क्रमिक प्रक्रिया मानते हैं कि एक लगातार प्रक्रिया होती है और उसी लगातार प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें आपके समक्ष आती हैं, जो प्राकृतिक, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु और मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है, और इसे मानव द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध भी माना जाता है, खास करके मरुस्थलीकरण को। ठीक है। मरुस्थलीकरण की बात की जाए तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान के पूर्व निदेशक रहे हैं मान, उनकी परिभाषा है, उन्होंने कहा कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से होता है जिसके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, जिससे अमरुस्थली जो भूमि होती है या जो उर्वर भूमि होती है वह मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि मरुस्थल माने मरी हुई भूमि में बदल जाती है, जिसमें कोई चीज़ नहीं उगता है। तो यही जलवायु और जैविक तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है, और यह प्रक्रिया मरुस्थली दशाओं को सघन और जटिल बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप यह होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल का विस्तार हो जाता है। मरुस्थल का सीधा सा सिंपल सा फंडा यही है कि मरी हुई भूमि में तब्दील हो जाना। जो उपजाऊ मिट्टी है वो उसमें अब कोई चीज़ नहीं उर्वर को, मतलब कि वो उर्वरक क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है। ठीक है। अब वह भूमि मरुस्थल में चेंज हो जाती है, तो उसी यही प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है। पांचवा प्रश्न आप देखते हैं, भूस्खलन। भूस्खलन क्या है भाई? भूस्खलन एक ऐसी आपदा होती है, आपको बता दूं, भूस्खलन एक प्रकार की आपदा है। भूस्खलन का मतलब होता है एक भूवैज्ञानिक घटना भूस्खलन होती है। इससे क्या होता है, जो जमीन जायदाद जो एक प्रकार से हलचल होती, धरातलीय हलचल होती है, और जब धरातलीय हलचल होती खास करके, तो धरातलीय हलचल के द्वारा क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं वो खिसक जाते हैं अपने स्थान से। पहाड़ पर्वत जो होते हैं एक प्रकार से वो खिसकने लगते हैं, उनमें भ्रंश पड़ जाता है, वो गिरने लगते हैं, पथरीली मिट्टी बहने लगती हैं। तो ये सब आपका होता है, ये होता है भूस्खलन। ठीक है। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थर अगर गिर जाएं तो वो भी एक प्रकार से भूस्खलन हो गया, और अब बड़े बड़े पत्थर अगर टूट टूट कर गिरते तो भी भूस्खलन है। मिट्टी जो है पथरीली उसका बहाव हो तो वो भी भूस्खलन हो जाएगा। तो इसका विस्तार कई किलोमीटर दूरी तक भी हो सकता है। आपको बता दूं कि मानव गतिविधियां जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के जो है अगर आप काटेंगे तो उससे भी भूस्खलन हो सकता है। सड़क किनारे खड़ी चट्टान के अगर काटने पर आप देखते हैं भूस्खलन की समस्या आती है। इसके अलावा अगर आप पानी की पाइपों में आप देखते हैं रिसाव होता तो इसके कारण से भी भूस्खलन आ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण अगर किया जाएगा तो भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। भारी बारिश से भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। भूस्खलन माने क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो टूट करके बहने लगती हैं। ठीक है। या अपने स्थान से खिसक जाती हैं। ठीक है। पथरीली मिट्टी बहने लगती हैं। तो यही सब होते हैं। पत्थर धरातलीय हलचल होती है और उसके कारण से भ्रंश होता है। भ्रंश के कारण से उसके बाद में फिर वो बहने लगता है, टूट करके इधर उधर भगने लगता है, गिरने लगता है। तो वही होता है भूस्खलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा नंबर आपके इस एग्जाम में प्रश्न आ चुका, ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है भाई? ई वेस्ट के बारे में बताऊं तो जो ऐसे ऐसे कचरा होता है, ई यानी होता है इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट माने होता है कचरा, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे जो कि बेकार हो चुके हैं या बहुत पुरानी शैली की कोई उपकरण है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो एक प्रकार से आप देखते हैं नगरों में खास करके आप देखते हैं जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे कचड़े हैं, उन्हीं को ई वेस्ट कहते हैं, जिनका उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है या जिनका उपयोग करना उचित नहीं है, वह जिनका उपयोग करना बहुत महंगा हो जाता है कचड़ा, उसी को बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है। जैसे इसमें आप देखते हैं कंप्यूटर का, अगर कंप्यूटर कोई पुराना हो गया तो उसका भी कचरा हो जाता है ई वेस्ट। ठीक है। मोबाइल फ़ोन हो गया कोई, ठीक है, बहुत पुराना, तो वो भी ई वेस्ट में ही आता है। बैटरी हो गई, लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया, इसके अलावा
इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे खिलौने आते हैं वो सब हो गए। आपका ये चिप जो हो गया इससे भी एक प्रकार से ये भी ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। फ्लॉपी हो गया, ये सब कंप्यूटर में लगने वाले CD, DVD, कैलकुलेटर, ये तमाम प्रकार के जो उपकरण होते हैं खास करके इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जब खराब हो जाते हैं या बहुत पुराने हो जाते हैं तो यही सब क्या हो जाते हैं, इसी को ई वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक बढ़ चुकी है और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर रहा है ये ई वेस्ट जो है। ठीक है, ई वेस्ट को एक प्रकार से ठोस अपशिष्ट में भी रखा जाता है, क्योंकि ये इसमें ठोस अपशिष्ट क्या होता है, ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट माने होता है कचरा, अपशिष्ट माने भी कचरा होता है, ठोस माने होता है जो ऐसा कचरा जो कि ठोस हो। ठीक है, तो ठोस कचरा भी खास करके ई वेस्ट जो होता है ठोस कचरा ही होता है एक प्रकार से। तो अगर आपसे पूछे ठोस अपशिष्ट के बारे में तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें जैसे डिब्बा हो गया, कोई बोतल हो गया, कांच का कोई सामान हो गया, पॉलीथीन बैग हो गया, प्लास्टिक का कोई सामान हो गया, इसके अलावा और तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, तो कूड़ा करकट जो होता है जो ठोस होता है, कचरा और तमाम प्रकार की चीज़ें, तो यही सब होता है आपका ठोस अपशिष्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सूखा आपदा क्या होता है, सूखा किसे कहते हैं, सूखा क्यों आता है। तो सूखा आपदा के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया भाई, सूखा आपदा। ठीक है, तो आपदा के बारे में मैंने आपको बताया था, आपदा प्रबंधन भी मैंने बताया था कि आपदा प्रबंधन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया होती है। और आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता है, वह क्या करता है, खतरे को कम करता है, खतरे से बचाने का प्रयास करता है, ये होता है आपदा प्रबंधन। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा दो प्रकार की होती, मैंने आपको बताया था, एक तो प्राकृतिक आपदा और एक आपकी मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सूखा, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदा हैं। अगर बात की जाए मानव निर्मित आपदाओं की तो उसमें मानव निर्मित आपदाओं में जैसे इमारत ढहना, आतंकवादी हमला हो जाना, औद्योगिक खतरा बहुत सारा, आग लग जाए, कहीं पर भगदड़ मचाए, कहीं पर दंगा हो जाए, ये सब होते हैं आपके मानव निर्मित आपदा। तो उसी में से सूखा आपदा पूछा गया। सूखा आपदा कैसा है, ये प्राकृतिक आपदा है सूखा। तो आप देखते हैं सूखा जो होता है ये खास करके भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो भारतीय मौसम विभाग सूखा की परिभाषा को देते हुए कहता है कि उस दशा को हम सूखा कहते हैं जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा जो होती है 75% से भी कम होती है। वर्षा कैसी होती है, 75% से भी कम होती है, तो उस दशा को हम सूखा कहते हैं। विभाग द्वारा सूखे के दो वर्ग बताए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सूखा के दो वर्ग बताए हैं, कौन कौन से। प्रथम वर्ग में सामान्य सूखा और द्वितीय वर्ग में प्रचंड सूखा, दो प्रकार के सूखा बताया। तो जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा वास्तविक वर्षा 25 से 50% कम होती है तो उसे सामान्य सूखा कहते हैं। यानी जितना वर्षा होनी चाहिए उससे 25 से 50% अगर कम होता है वर्षा तो उसको सामान्य सूखा कहते हैं। अगर मान लेते 50% से अधिक वर्षा का कमी होती है, ठीक है, तो उसको प्रचंड सूखा कहते हैं हम। ठीक है, उसको सेवियर ड्राउट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रचंड सूखा। दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्षा जल की कमी के परिणाम स्वरूप निर्धारित होते हैं। यानी सूखा आपको पता होगा जब पानी नहीं बरसता है तो सूखा की स्थिति आ जाती है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूखा। बाढ़ इसके विपरीत होता है। बाढ़ जो होता है वो क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, यानी अतिवृष्टि के कारण से क्या होता है वो स्थिति, जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो बाढ़ कहलाती है। अत्यधिक वर्षा या कहीं पर बांध टूट जाए या तटबंध टूट जाए कोई, तो उसके कारण से नदी के सामान्य जलस्तर में वृद्धि हो जाती है और निकटवर्ती भूभाग जो होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं। इसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुनामी आपदा के बारे में आपसे कभी कभी पूछता है। सुनामी जो है एक जापानी शब्द होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये खास करके समुद्रों में जो लंबी लंबी तरंगें उठती हैं उसी कारण से होता है, सुनामी उठती है। जब समुद्रों में क्या होता है, ज्वालामुखीता की क्रिया उत्पन्न होने लगती है तो एक प्रकार से वो जब ऊपर नहीं आ पाती है, भूकंप आता है जो है उसकी धरातल पर जो है महासागरों में, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लंबी लंबी तरंगें उठती हैं जल की और हवा के साथ, तो उसको सुनामी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 8वां नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की तो सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा सागर परियोजना ये दोनों एक ही साथ आप देखते हैं उसी के इर्द गिर्द ही हैं। और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने के लिए गांधीवादी समाज सेवी थे बाबा आमटे, उन्होंने अपने
अनेक साथियों के साथ इस परियोजना का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो है झंडे तले विरोध भी किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन को मिलाकर के, चूंकि जब कहीं नदियों पर बांध बनता है, जैसे नर्मदा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, तो इनसे सबसे क्या होता है, आवास की समस्या भी उत्पन्न होती है, यानी कि पुनर्वास की समस्या। पुनर्वास मतलब क्या होता है, आप देखते हैं जैसे कि वहां पर अगर बांध बन जाएगा तो कोई बहुत सारी एरिया में जल रुकेगा, पानी को रोक करके उससे बिजली बनाते हुए उद्देश्य परियोजनाएं होती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो है उसकी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है आसपास के क्षेत्रों में। प्राकृतिक ह्रास के साथ साथ आप देखते हैं जो है जल भराव की समस्या से वनस्पतियों का ह्रास होता है, जीव जंतुओं का ह्रास होता है। इसके अलावा ठीक है, उत्प्रवास मतलब आप देखिए समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं उन लोगों को भी जगह खाली करनी पड़ती है, तो उनका एक प्रकार से घर द्वार सब बेकार हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से बांध बनाना एक प्रकार से प्रकृति के लिए हानिकारक होता है, यानी कि वातावरण बांध नहीं बनाना चाह रहा। तो चूंकि नदी का अगर आप उसकी वेग को रोक रहे हैं, उससे अलग चीज कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से प्रकृति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसी के विरोध में खास करके ये लोग आए और इस परियोजनाओं के संबंध में बंगाल पत्रिका सानंदा ने 18/4/1991 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय श्री चिमन भाई पटेल, उनसे साक्षात्कार लिया और इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है कि जल केवल धनी नगरीय लोगों के लिए है, 2/3 जल ग्रामीण लोगों के लिए है। 132 नगरों की तुलना में 7234 गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। ये कई प्रकार की बातों को बताया गया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रकार से ये प्रकृति की रक्षा के लिए करा गया एक प्रयास था। इसी प्रकार से चिपको आंदोलन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगला प्रश्न आपका ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण क्या होता है भाई? ओजोन क्षरण, क्षरण माने होता है कमी होना। ओजोन एक लेयर है, एक चद्दर है। कौन सी चद्दर है? एक ऐसी चद्दर है जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती, पराबैंगनी किरणें मतलब कि बेकार किरणें या ऐसी किरणें जो अगर पृथ्वी पर आ जाएं जिसके कारण से हमको स्किन कैंसर हो सकता है, चर्म रोग बहुत सारे हो सकते हैं, हमारी त्वचा जलने लग सकती है, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो उन बेकार किरणों को जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोख लेती है और जो अच्छी अच्छी किरणें होती है उसको नीचे लाती है। जैसे चाय का भी आप लोगों ने छाना होगा, तो चाय पत्ती या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है चाय का, वो छन्नी जो होती है वो रोक लेती। तो एक प्रकार से छन्नी का काम करती है ओजोन लेयर। ठीक है, जिस प्रकार से छन्नी में आपका जो बेकार चीज़ें होती है, वेस्ट मटेरियल, वो रुक जाता है और जो अच्छे अच्छे माल मतलब कि जो माल होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, ये ओजोन लेयर कार्य करती है। तो ओजोन की परत जो है एक प्रकार से क्षरण हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, अवक्षय हो रहा है, इसका कमी हो रही है। ओजोन लेयर की जो है झिल्ली है या जो एक प्रकार से लेयर है वो फट रही है, कट रही है। क्यों कट रही है? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ओजोन क्षरण का वर्णन 1970 के दशक में सामने आया। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में के ऊपर आप देखते हैं समताप मंडल में ओजोन छिद्र की घटना सामने आ रही है, यानी जो ओजोन परत में छेद हो गया है। और इसका मूल कारण है ब्रोमीन, जो है परमाणु क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयान। ठीक है, ये इन सभी गैसों के कारण से क्या होता है, ओजोन क्षरण होता है। ओजोन का जो लेयर होता है वो कटने लगती है और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें है उससे जीवों को, वनस्पतियों को बहुत सारी हानि होगी। और ओजोन लेयर ही इन विनाशकारक जो किरणें होती हैं इनसे हमारी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आसानी से ओजोन क्षरण के बारे में आप बता सकते हैं। ओजोन क्षरण सबसे अधिक प्रभावित कौन गैस करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो गैस होती है, वो गैस जो होती है ये रेफ्रिजरेटर और जो AC होती है इन सभी से निकलने का प्रयास करती है। ये हवा जो होती है इसी से निकलती है और इसी हवा के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, वायु प्रदूषण से आपका क्या आशय है? वायु प्रदूषण क्या है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वायु प्रदूषण की बात की जाए तो जीवमंडल का आधार क्या है? वायु है और प्रकृति की अनुपम देन है, अच्छी देन है एक प्रकार से वायु, जो कि हमेशा व्याप्त है, सभी के लिए समान व्याप्त है। ठीक है, आप राजा हैं, आप भिखारी हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आप सभी के लिए वायु उतनी ही मात्रा में है। तो आप देखते हैं वायु में जो ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन है और इसके कारण से हम ये प्राणवायु कहा जाता है। 78% वातावरण में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा में जब कमी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसके कारण से क्या होता है? वायु प्रदूषण फैलता है।
आपको बता दूं प्राणी और पौधे जो होते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, प्राणी लोग जो हैं, पौधे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इससे तालमेल बना रहता है। लेकिन जब कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वनस्पतियों को कम किया जाता है, तो उसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है वायु की गुणवत्ता में कमी आती है और इसी वायु की गुणवत्ता में कमी आना ही वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप देखते हैं जब उद्योगों के, वाहनों के या घरेलू उपयोगों में आप देखते हैं तमाम सारे धुआं निकलते हैं घर से, तमाम सारे सूक्ष्म कण, तमाम प्रकार के रसायनों से तमाम सारी विषैली गैसें निकलती हैं, धूल के कण, बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ तमाम सारे जब वायु में मिल जाते हैं तो क्या होता है कि इससे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा होता है। और आपको पता होगा कि स्वास्थ्य में खतरा होने के साथ साथ आप देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता में भी कमी आती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसी स्थिति को हम वायु प्रदूषण कहते हैं या वायुमंडलीय प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। मैक्सवेल महोदय इसको अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं वायु प्रदूषण को और कहते हैं कि हमारे वायुमंडल का अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जीवन के लिए संकट बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप पौधे व अन्य जीवों का विषैली धूल एवं धुआं से प्रदूषित क्षेत्रों में विनाश हो रहा है। वायु प्रदूषण के बारे में मैंने ये आपको बता दिया। वायु प्रदूषण जो होता है कई क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। इससे पहली बात तो उद्योगों का अत्यधिक विकास हो चुका है और उनसे जो निकलने वाला विषैला पदार्थ है, गैस है, उससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा वायु प्रदूषण वाहनों के प्रयोग से होता है। जब वाहनों का अत्यधिक प्रयोग होता है तो उससे भी तमाम सारे उसके साइलेंसर से धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में वृद्धि हो गई है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि वायुमंडल में आप देखते हैं कि रासायनिक पदार्थ मिल चुके हैं, उनकी गैसें मिल चुकी है, तो इसके कारण से वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। इसके अलावा पेट्रो रासायनिक प्रयोगों से जो है एक प्रकार से उनसे जो गैसें निकलती हैं उससे भी। इसके अलावा नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक जमाव हो गया है, इसके कारण से भी आप देखते हैं वायुमंडल में प्रदूषण फैला है ना। और इसके अलावा वनों का निरंतर विनाश हो रहा है, जब पेड़ों की कटाई हो रही है, निर्वनीकरण हो रहा है, तो इससे भी वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, मतलब कि बढ़ता है। और अवशिष्ट पदार्थ जो है उनकी मात्रा लगातार बढ़ रही है, ई वेस्ट बढ़ रहा है और परमाणु अस्त्रों का परीक्षण भी हो रहा है तो आए दिनों। तो इन सभी के कारण से क्या होता है कि वायु की गुणवत्ता में कमी आ रही है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया चीज़ें। इसी प्रकार से जल प्रदूषण है, मैंने जल प्रदूषण के बारे में आपको बताया भी है, महासंग्राम वीडियो देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। वैसे जल प्रदूषण की बात करें तो जल में क्या होता है कि जल की क्षमता या सहन क्षमता से अधिक अगर आप उसमें कोई ऐसी मात्रा मिला देंगे जो जल के प्रकृति के खिलाफ होगी, जिसको प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, तो उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के लिए खास करके जो है उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन में गिरावट आ जाती है, तो इससे जल जनित बीमारियां भी तमाम सारी फैलती हैं और उसके तमाम सारे दुष्परिणाम भी जो है होते हैं और यही जल प्रदूषण आपका होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए। ये प्रश्न आपके कैसे हैं भाई? ये प्रश्न आपके जो है लिखित टाइप के प्रश्न है, ठीक है, और इसको आपने समझा। अब यहाँ से मैंने एक मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी बना रखा है तो आप उसको देख लेंगे। केवल आपको यहाँ से 5 प्रश्न करने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चक्रवात आपदा प्रबंधन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग अगर वो दूसरा वीडियो हमारी देख लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहें तो मैं और चीज़ों को बताने का प्रयास करूँ, क्यों बता दिया जाए क्या भाई? फटाफट से अगर आप कहेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर को भी बता दिया जाए। वैसे मैं आपको प्रश्नों को दिखा दूं एक बार, ताकि अगर वीडियो बीच में बंद हो जाए, टेक्निकल इशू चल रहा है इस समय, तो अगर बीच में बंद हो जाए तो कोई दिक्कत की बात ना हो, आप प्रश्नों को जान लें, इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे। चक्रवात आपदा प्रबंधन की संक्षेप में विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, बाकी अगर आप मॉडल पेपर देख लेंगे हमारा अगला वाला और उससे पहले वाला, तो आप इन चीज़ों को भी समझ जाएंगे। अगला प्रश्न, मृदा प्रदूषण के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा करी हुई है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, संतृप्त विकास यानी जो है सतत विकास जिसको आप कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में मैंने बताया अगली वीडियो में, इसके मतलब पिछली वीडियो में। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं, इसके बारे में बताएं, तो जैव विविधता के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ और परिभाषा तथा प्रकार बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भूमंडलीय तापमान और जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा। आपके साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आती तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं भाई, तो आप लोग एक प्रकार से साथ दीजिए हमारा, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास वीडियो। अगला प्रश्न आपका क्या है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, बताएं सभी लोग। यहाँ पर देखें केवल 2 प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। खंडसा से बात की 2 प्रश्न करने होंगे आपको, और आपको बता दूं कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 5 शब्दों में करना है। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में तो अब 450 शब्द ही कर दिया गया है। ठीक है, खंडसा देखेंगे। पहला प्रश्न आपका, पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के उपागम और प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, दूसरा नंबर, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन के कारणों का उल्लेख करते हुए इसे रोकने के उपाय बताइए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, ग्लोबल जलवायु निर्धारण यानी कि IPCC पर टिप्पणी कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न आप देखते हैं, लास्ट प्रश्न, कि भारत में वन विनाश की तीव्रता एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आप संस्कृत का ये जो है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, तो आप देख लीजिएगा, 2 घंटे का पेपर हुआ था, और इसका पूरा पैटर्न आप देख लेंगे। इसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होने वाली है, जो अन्य सब्जेक्ट है उनकी, तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष आज ही मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप कहेंगे तो हम चर्चा कर लेंगे भाई। आइए हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए हम धीरे धीरे पढ़ने का मतलब कि आपको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में ज़रूर आ जाएं, ताकि आप जो है समझ सके, जान सके कैसे उत्तर को लिखना है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को इन चीज़ों के बारे में बता रखा है, समझा रखा है, तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना परम आवश्यक है। आइए समझते हैं भाई, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न आपका क्या आ चुका है कि क्या प्रश्न है, चक्रवात आपदा जो है, देखें एक बार, चक्रवात आपदा के बारे में आपसे पूछ रहा है कि चक्रवात आपदा प्रबंधन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात की बात की जाए तो चक्रवात आपदा प्रबंधन जो होता है उसके माध्यम से चक्रवात को रोका नहीं जाता है, लेकिन चक्रवात से जो होने वाली जनधन की हानि होती है उन हानि को हम कम कर सकते हैं। यानी आपदा प्रबंधन का यह मतलब नहीं है कि वे सीधे सीधे आपदा को खत्म ही कर देगा या आपदा को आने नहीं देगा। आपदा आएगी लेकिन उससे विनाश कम हो सकेगा, उससे आपकी हानि कम होगी, क्योंकि वो पहले ही आपको बता देगा कि भाई ये आपदा आने वाली है, इतने समय में आ जाएगी, पहले से सूचना दे देता है ताकि आप वहां से स्थान खाली कर दें। तो चक्रवात की बात की जाए तो सबसे पहली बात, भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है उसके एवं दूर संवेदन तकनीक से कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों से चक्रवात के आने का सही पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। समय से पहले अनुमान लग जाता है कि भाई ये चक्रवात आने वाला है। चक्रवात आगमन के पूर्व अनुमान के द्वारा क्या करा जाता है कि चक्रवात के आने से पहले जो है सभी को बता दिया जाता है कि भाई चक्रवात आने वाला है और आप लोग जो है इस स्थान को खाली कर दें, तो इससे क्या होता है, जन धन की हानि कम हो जाती। तो पहली बात। दूसरी बात, चक्रवात आपदा प्रबंधन ऐसे करते हैं। दूसरी बात, वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी तकनीक विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे चक्रवात की तीव्रता को कम किया जा सके, साथ ही साथ चक्रवात की दिशा में आंशिक परिवर्तन किया जा सके। ऐसा होने पर चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्या होता है, चक्रवात की दिशा मान लेते हैं हमारी तरफ आ रही है, अब उसकी दिशा को ही परिवर्तित कर दें, ऐसी तकनीकों की खोज भी चल रही है और कुछ तकनीकें बन भी चुकी हैं, तो ये भी आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। तीसरा, आपदा प्रबंधन चक्रवात को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव व पुनर्वास जैसे कार्यक्रमों को यथाशीघ्र प्रभावी ढंग से लागू करते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, ताकि अगर राहत कोष उनको दिया जाएगा, चक्रवात आ गया, उनकी जनधन की हानि मान लेते हो गई, उनका घर वर सब डूब गया, उसमें टूट गया, तो उसके लिए उनको अलग स्थान मिलेगा भाई सरकार के द्वारा, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं। चौथी बात यह है कि सागर तटीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर मौसम चेतावनी संयंत्र स्थापित कर दिया जाता है, ताकि वो पहले से पता चल जाए कि भाई ये सुनामी आने वाली है या बाढ़ आने वाला है या जो है चक्रवात आने वाला है, क्या कोई मौसमी तूफान उठने वाला है, इसका पहले से आपको अंदेशा हो जाता है। पांचवी बात ये चक्रवात आपदा के लिए हम कर सकते हैं, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण कर दिया जाए। जहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं वहाँ पर वृक्षों का ही रोपाई, मतलब कि वृक्षों को ज़्यादा लगा दिया जाए। इसके कारण से क्या होता है, जब वृक्षों को वरीयता, वृक्षारोपण को वरीयता ज़्यादा देंगे तो इससे चक्रवात की गति जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी वृक्ष जो होंगे उनको रोकेंगे, उनकी गति को रोकने का प्रयास करेंगे, तो इससे चक्रवात कम किया जा सकता है। तो ये आपदा प्रबंधन में 5 ट्रिक आप अपना सकते हैं आपदा प्रबंधन में, खासकर चक्रवात की। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, मृदा प्रदूषण के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। मृदा प्रदूषण के कारण और परिणाम, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मृदा प्रदूषण के बारे में आपसे पूछ रहा है ना, मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, आप पहले बताओ भाई। मृदा माने होता है माटी,
ठीक है। प्रदूषण माने होता है उसमें उसकी गुणवत्ता में कमी होना। तो मृदा की गुणवत्ता में कमी होना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा में आपको पता होगा तमाम सारे चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो क्वालिटी होती है, उनके जो तत्व होते हैं, जिन तत्वों के हिसाब से आप देखते हैं कि मृदा जो है उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। जब उन्हीं तत्वों में गिरावट होती है, तो खास करके जब उनकी तत्वों में गिरावट होती है तो उसी तत्व की गिरावट को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता में, जैसे वायु की गुणवत्ता में कमी हुआ तो वायु प्रदूषण, तो मृदा की गुणवत्ता में कमी हुआ तो मृदा प्रदूषण। ठीक है। मृदा प्रदूषण की अगर बात की जाए तो मिट्टी जो होती खनिज लवणों और अपघटित जैव पदार्थों का एक समूह मात्र नहीं होती है, बल्कि स्वयं में एक जटिल तंत्र होता है मिट्टी का, जो लंबे समय से जलवायु और जीवों व अन्य भौतिक कारकों पर अन्योन्याश्रित क्रियाओं से उत्पन्न होती है। मृदा प्रदूषण के बारे में बताते हुए डेक्यासेव कहते हैं कि मृदा मात्र शैलों, पर्यावरण या जीवों के समय आपसी क्रियाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैस, जल एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं। अब मिट्टी की ये तमाम प्रकार की जो मात्रा होती है, ये जब निश्चित अनुपात में होती हैं तो इनकी पदार्थों की जो तमाम सारे जैसे खनिज तत्व है वो बढ़ गया, या लवण बढ़ गया, या कार्बनिक पदार्थ बढ़ गए, या गैस ज़्यादा हो गई, जल ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण से क्या होता है, इसकी मात्रा और अनुपात में अगर परिवर्तन आता है तो फिर उसी को मृदा परिवर्तन या मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। तो यानी सीमित मात्रा में जब तक ये पदार्थ रहेंगे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी रहेगी, बढ़िया तरीके से मृदा काम करेगी। लेकिन जब इसमें आप ज़्यादा मात्रा में किसी तत्व को बढ़ावा दे देंगे या कम कर देंगे तो उसके कारण से क्या होता है, मृदा या तो अनुपजर हो जाएगी, अनुर्वर हो जाएगी, या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी आना प्रारंभ होगी। तो इसी को आप मृदा प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है। और हमारे देश में आपको बता दूं कि मृदा प्रदूषण जो है धरती के कुप्रबंध का परिणाम है, और इसी कुप्रबंध के कारण से हमारे देश की कुल धरती का लगभग 53% जो है वो उस पर खेती की जा रही है। बाकी 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लगभग 60% भूभाग आप देखते हैं वो एक प्रकार से संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। 60% भूमि एक प्रकार से वैसे एकदम से उनकी संरक्षण की आवश्यकता है, वो बेकार होती जा रही हैं, उनमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब भौतिक और मानवीय कारणों से क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता में कमी लाई जाती है, तो मृदा का ह्रास होता है, मृदा में कटाव होता है। अधिक उपयोग अगर आप कर लेते हैं माटी का तो उससे उसमें जो माटी की पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है। लगातार आप अगर तापमान घटेगा बढ़ेगा, उससे भी उसके जो जीवांश होते हैं पृथ्वी के मिट्टी के वो संतुलित अनुपात में नहीं रह पाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। प्रदूषक जो होते हैं जैसे तमाम प्रकार के, आप लगातार खादों का प्रयोग करें, लगातार आप फसलों को बोते रहें और खाली ही ना करें खेत को, कभी उस खेत को परती ना छोड़े, तो इससे मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, और इसी गुणवत्ता में कमी आना ही क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। तो जब मृदा में प्रदूषित जल या रसायन युक्त कीचड़ या कूड़ा करकट या कीटनाशक दवा या उर्वरक अधिक मात्रा में आप प्रयोग कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि मृदा की गुणवत्ता घट जाती है, और इसे ही मृदा का प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण जो है खास करके आधुनिकता की देन है। आधुनिक जो है चीज़ें, जो आधुनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं जो है मनुष्य के द्वारा, उसके कारण से मिट्टी की जो है एक प्रकार से गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है। मृदा प्रदूषण के मुख्य रूप से 3 कारक हम मान सकते हैं मुख्य रूप से। पहला है उर्वरकों का भारी प्रयोग और औद्योगिक बहिर्स्राव। दूसरा है ठोस अपशिष्ट में वृद्धि और सुनियोजित निस्तारण का अभाव। मतलब कि आप देखते हैं ठोस अपशिष्ट बढ़ रहा है और वह मिट्टी में ही मिल जा रहा है, मिट्टी में ही आप देख रहे जा रहा है। आप देखते हैं आजकल जो गांव वगैरह में जो एक प्रकार से गाय भैंसों के गोबर होते हैं उसमें भी आप पन्नी वन्नी देखते हैं, तमाम सारी पॉलीथीन वगैरह। तो पॉलीथीन के नीचे जो बीज आ गए वो कभी एक प्रकार से पॉलीथीन मिल गई जा करके वहाँ पर खेतों में। तो इससे क्या होता है कि जो केचुए होते हैं वो जो एक प्रकार से कृषि के किसानों के मित्र बोले जाते हैं, उनकी ह्रास होने लगता है, वो भी कम होने लगते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें, इसके अलावा ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सब जो है वर्तमान में करोड़ों जो है एक प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन फ़ोन्स हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, इसके कारण से क्या होता है तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके कारण से ना केवल मृदा प्रदूषण बल्कि दुनिया का हर एक प्रदूषण हो रहा है। जो मोबाइल फ़ोन से रेडियो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, बड़े बड़े टावर लगे हैं, वाईफाई ब्रॉडबैंड लगे हैं, तमाम प्रकार के नेटवर्क सिस्टम लगे हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। तो इनके कारण से क्या होता है तमाम प्रकार की रेडियो एक्टिव तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि वातावरण को प्रभावित करती है, मिट्टी को प्रभावित करती है, जल को प्रभावित करती है, वायु को प्रभावित करती है, और इन सभी से मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे मृदा प्रदूषण के दुष्परिणामों की अगर मैं बात करूं तो इसके दुष्परिणाम क्या है भाई, परिणामों की अगर बात की जाए, देखें
तो परिणाम जो होता है मृदा प्रदूषण का वो ये होता है, पहला परिणाम होता है मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। जब मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है तो मृदा कट करके बहती है। दूसरी बात, मरुस्थलीकरण में वृद्धि होती है, मृदा अनुर्वर हो जाती है और मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है जब उसमें कमी आती है तो मिट्टी जो होती है वो मर जाती है, मिट्टी मरुस्थल हो जाती है, एकदम से मरी हुई मिट्टी में बदल जाती है। तीसरा परिणाम ये होता है कि उत्पादन में कमी आ जाती है मिट्टी के। चौथा परिणाम ये होगा कि कृषि भूमि में निरंतर कमी हो जाएगी। पांचवा परिणाम यह होगा कि मानव एवं जनसंख्या के बीच बढ़ते कृषि भूमि अनुपात के कारण से भयंकर खाद्यान्न की कमी की संभावना धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगी और भूखमरी पड़ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया मृदा प्रदूषण के कारण और परिणाम। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। हरित गृह प्रभाव तो आप सभी लोग जानते हैं, हरित माने होता है हरा, गृह माने होता है घर, प्रभाव माने होता है प्रभाव यानी इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है हरित घर, हरा घर। क्या होता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक पौधा घर होता है। पौधा घर मतलब जिसमें पौधा होता है, पौधा बैठाया जाता है, और एक कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया हुआ एक पौधा होता है जिसमें सूर्य की किरणें जो होती हैं वो प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन वह किरणें जो होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। पौधा घर की परावर्तन रोधी जो दीवारें होती हैं वो दीवारें क्या करती हैं, उन दीवारों के कारण से सूर्य की जो किरणें होती हैं वह किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं, और जब वह किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं उसी दीवारों टकरा करके उसी एरिया में बंद हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, उस वातावरण का जो तापमान होता है, जो पौधा घर होता है या हरित घर होता है, उसमें अधिक तापमान होता है। चूंकि अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली फसलों को उसमें बोया जाता है, इसीलिए वो फसलें, वो सब्जियां जो कि अधिक तापमान पर तैयार होती है उनके लिए हरित गृह बनाया जाता है, हरा गृह, जिसके कारण से वहां पर जब ऊर्जा होती है, उष्मा वो इकट्ठा हो जाती है और सफलतापूर्वक हम उन फसलों को उत्पादित कर पाते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति हमारे पृथ्वी की हो रखी है और इसी कारण से कि पृथ्वी गर्म होती जा रही। क्यों? चूंकि आप देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव सिद्धांत जो है एक प्रकार से क्या है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है, वायुमंडल में आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो उष्मा अवरोधी गैसें हैं। उष्मा अवरोधी गैस का मतलब क्या होता है कि जब सूर्य भगवान की किरणें जो होती हैं वह पृथ्वी पर आती हैं, और वह किरणें जो पृथ्वी पर आती मेरे भैया, तो वह क्या होती हैं, वो इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्हीं CFC, इन्हीं मीथेन, इन सभी गैसों के कारण से, इन्हीं नाइट्रस ऑक्साइड, इन सभी गैसों के होने से क्या होता है, ये किरणें जो होती हैं यह ऊपर लौट नहीं पाती, इनका परावर्तन उचित तरीके से नहीं हो पाता, अर्थात यह किरणें मेरे भाई, यह किरणें सूर्य तक वापस नहीं जा पाती, यह किरणें वायुमंडल में ही रुक जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, विषैली गैसें, तो ये गैसें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें रुक जाती हैं। जलवाष्प, ये तमाम प्रकार की गैसें जो हैं ये वातावरण में रुक जाती हैं, और जब सूर्य की विकिरण आती है, ये विकिरण जो होती है उन्हीं विकिरणों को ये किरणें अवशोषित कर लेती हैं। इसके कारण से ये उष्मा अवरोधी किरणें हो जाती हैं, इस उष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उष्मा को एक प्रकार से रिफ्लेक्ट करके फिर से वो पृथ्वी पर भेज देती हैं, और इस प्रकार से पृथ्वी का वातावरण जो होता है, वायुमंडल जो होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म वातावरण जब हो जाता है तो गर्म वातावरण के संपर्क में जितनी भी हवाएं आती हैं वो सारी की सारी हवाएं गर्म हो जाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनके संपर्क में वातावरण गर्म हुआ, वातावरण के संपर्क में अन्य सारी गैसें गर्म हुई, हवाएं भी गर्म हो गई, और जब हवाएं गर्म हुई तो क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहां पर जब टकराती हैं हवाएं तो वो पिघलने लगते हैं, और उनके पिघलने से नदियों में बहाव ज्यादा होता है। नदियों में बहाव के परिणाम स्वरूप बांध भी टूट सकता है, और आप देखते हैं कि समुद्र के जलस्तर में वृद्धि भी होती है, बाढ़ भी आता है, और नदियाँ जो समुद्र के इलाके होते हैं वो डूब जाते हैं, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है, जो तटीय इलाके हैं, द्वीपीय इलाके हैं, वो सब जलमग्न हो जाते हैं, तमाम प्रकार की हानि होना प्रारंभ हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस से। तो यही होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, क्लियर? तो धरातलीय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि जो हो जाती है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, इन्हीं को। और ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड बात एक ही है, इसके अलावा मीथेन है। ठीक है, तो ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है। क्लियर? और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सबसे महत्वपूर्ण गैस है, खासकर ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के। क्लियर? आगे समझते हैं।
तो ये होगा आपका हरित गृह प्रभाव। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। संतृप्त विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संतृप्त विकास मतलब होता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी है। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत माने होता है लगातार, ठीक है। संतृप्त माने होता है एक प्रकार से लगातार, ऐसा विकास जो कि क्या हो, हम विकास करें, हम अपना विकास करें, हम अपने मतलब कि जो खनिज संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का हम दोहन करें, लेकिन उचित मात्रा में दोहन करें। ऐसा दोहन ना करें कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारी आगामी पीढ़ी है, जो आने वाले हमारे बाल बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ बचा रहे। यानी हम ही सब ना खा पी ले, उनके लिए भी बचा रहे। हम नवीनकरणीय जो एक प्रकार से संसाधन है उनका प्रयोग करें, जैसे सौर किरणों का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जो कि खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। और उन संसाधनों का प्रयोग कम करें या उचित मात्रा में करें जिनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या उनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो संतृप्त विकास का विचार 1970 ईस्वी में आया। 1970 ईस्वी में जो है आया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आप देखते हैं कि संतृप्त विकास के साथ ही संसाधन संरक्षण का विचार भी जुड़ा हुआ है। संसाधनों का अत्यधिक शोषण ही पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आप देखते हैं संसाधनों का विशेष करके समाप्त हो जाने वाले संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। तो इससे वो शोषण ना हो सके, ऐसे संसाधन जिनको हम बना नहीं सकते हैं उनका विकास एक प्रकार से, या फिर उनका खनन या उनका उपयोग कम किया जाए, या उनका उपयोग उचित मात्रा में किया जाए। विकल्प वाले जो एक प्रकार से संसाधन है उनका उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार जैसे कि मान लेते हैं पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सभी का प्रयोग इन सभी को आप नहीं बना सकते हैं। तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक चीज़ों को आप ज़्यादा बढ़ाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकल रही हैं, सौर की मतलब कि सौर प्लेट की गाड़ियाँ निकल रही हैं। आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें, सोलर पैनल बन रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नवीनकरणीय हैं। यानी आप जो है बिजली बना सकते हैं, आप जो है सौर ऊर्जा बना सकते हैं, लेकिन मतलब सौर ऊर्जा से आप जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन डीजल, पेट्रोल ये सब आपके खत्म हो जाए तो इसका उचित प्रयोग करें, ठीक है। तो यही होता है संतृप्त विकास। तो कुल मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र विश्व संघ में सतत विकास के प्रति सचेष्ट विचार तमाम सारे कार्यक्रम किए गए। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ये एक प्रकार से यूनेप एक संस्था है जो कि विभिन्न देशों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई है और ये प्रेरित भी करती है। और इस दिशा में आपको बता दूं कि जो है जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पर सतत विकास पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में, और जिसमें विश्व की पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार के साथ विश्व को धरातलीय या धारणीय सतत विकास के लिए प्रेरित किया गया। इसमें विकसित और विकासशील देशों के मध्य समन्वय पर भी विचार किया गया, और इस प्रकार के अनेक मंचों पर सतत विकास की संकल्पना को महत्व दिया गया। और आज विश्व के सभी देश सतत विकास की संकल्पना को स्वीकार करते हैं। यद्यपि कुछ गतिरोध हैं जिनके विचार विमर्श से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन विकास की यही धारणा विश्व में मानव के जीवन को सुरक्षित रख सकती, सतत विकास की, ठीक है, ताकि सभी को आवश्यकता है उन चीज़ों की जो आज हम लोग जो है जिनका प्रयोग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि आपको बता दूं कि प्रयोग जो है इतना करें जितना आपके लिए उपयोगी हो, ठीक है, और उन संसाधनों का प्रयोग ज़्यादा ना करें या सीमित मात्रा में करें जो आप बना नहीं सकते हैं, या फिर जो खत्म होने के लिए मतलब कि खत्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही संतृप्त विकास होता है। और संतृप्त विकास का मतलब भी ऐसा है कि उद्योगों का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन उद्योगों के विकास के लिए उन उद्योगों का विकास ऐसे करें ताकि पर्यावरण का ह्रास ना हो, पर्यावरण में कमी ना आए, ठीक है। तो ऐसा विकास करें। क्लियर? तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की योग्य चीज़ें हैं। तो ये होगा संतृप्त विकास, मैंने आपको बताया भी है। पांचवा प्रश्न आपका आ चुका, जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए, इसको बताएं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए, इससे आपसे प्रश्न पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न है। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में खास करके 1987 ईस्वी में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन कार्यालय ने जैव विविधता को परिभाषित करते हुए कहा कि जैव विविधता का तात्पर्य जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, जो विषमता है, पारिस्थितिकी जटिलता है, उसी से होता है। यानी कि जैव विविधता का मतलब होता है जीवों के अधिकाधिक होने से, वनस्पतियों के अधिकाधिक किसी एक स्थान पर होने से, ठीक है, जहाँ पर जीव और वनस्पतियाँ बहुत सारी इकट्ठे रह रही हैं, बहुत प्रकार की प्रजातियाँ रह रही हैं, तो उसी स्थान को, उसी एरिया को हम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। वास्तव में जो है खास करके जैव विविधता शब्द को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में बात की जाए, एक विद्वान है 1985 ईस्वी में इसको दिया गया। खास करके बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग 1985 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है बायोडाइवर्सिटी। 1992 में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसी में शब्द का प्रचलन जो है ज़्यादा हुआ है।
और गहनता से देखा जाए तो जैव विविधता का आकलन पृथ्वी के स्वास्थ्य का आकलन है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन एवं आकलन, इनकी उपलब्धता एवं घटती बढ़ती मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता का आकलन वहाँ उपस्थित जीव जंतुओं की संख्या से हमको ज्ञात होता है, और वास्तव में जीव जंतु जो होते हैं उनकी विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं, इनकी अधिक मात्रा और क्षेत्र में जो जैव विविधता की समृद्धता होती है उसी को दिखाने का प्रयास या उन्हीं की परिचायक होती है एक प्रकार से जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता का मतलब होता है एक प्रकार से जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियाँ खूब अधिक मात्रा में तमाम प्रकार की प्रजातियाँ रह रही हैं। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण की कई सारी विधियाँ हैं। दो प्रकार के जैव विविधता को संरक्षण हम कर सकते हैं। तो एक तरीका है स्वास्थान संरक्षण और दूसरा है स्वास्थानोत्तर मतलब कि संरक्षण। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व तक जैव विविधता संरक्षण जीन, जाति व आवास के संरक्षण का सीमित था, लेकिन अब संरक्षण में एक नए ढांचे का आविर्भाव हुआ है जो जैव विविधता संरक्षण अध्ययन और संपोषणीय उपयोग पर आधारित है। आप देखते हैं इसके लिए तमाम प्रकार के कदम उठाए गए हैं, और सरकार के द्वारा भी उठाए गए हैं और लोगों के द्वारा भी उठाए गए हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के काम किए गए। जैव विविधता को उनके 3 स्तरों पर यानी कि अनुवांशिक, जाति और अक्षुण्ण पारिस्थितिक तंत्र, इनके हिसाब से हम समझ सकते हैं। यानी आपको बता दूं, ऐसे प्रजातियां जो कि खत्म होने वाली हैं उनको बचाना, ये होता जैव मतलब कि जैव विविधता संरक्षण। इसके लिए कई सारे उपाय भी किए गए हैं और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। तो इतना आप अगर यही सब बता देंगे हो जाएगा। ठीक है, कुछ सुरक्षित इलाके कर दिया जाए, समेकित सुरक्षा इलाका तंत्र बना दिया जाए। इन्हें सुरक्षित इलाकों को जैव भौगोलिक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इनमें दुर्बल पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, उच्च जाति विविधता व उच्च देश जता वाले जो इलाके हैं उनके लिए एक प्रकार से उनका प्रावधान कर दिया जाए कि भाई कि वो अब क्या रहेगा, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई चीज़ परीक्षण नहीं होगा, वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं किया जाएगा, वहाँ के जो चीज़ें हैं वहाँ पर अभ्यारण्य बना दिए जाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। 12 तप्त स्थल ऐसे हैं जो कि जैव अभ्यारण्य की अधिसूचन अवश्य किया जाना चाहिए, उनका बताया गया है। इसके अलावा सुरक्षित इलाके बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य तमाम सारे बनाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जीवों की रक्षा हो जाती है, वनस्पतियों की रक्षा होती है। वहाँ पर जो बाहरी गतिविधियाँ होती हैं, मानव की गतिविधियाँ, उनको कम किया जाता है। तो यही होता है संरक्षण के उपाय। 6ठा नंबर आप प्रश्न देखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। 6ठवां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकार बताइए। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, प्रकार और अर्थ मैंने आपको बता भी दिया था ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा भी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया है ना, तंत्र की अर्थ और परिभाषा बता दिया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो खास करके पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट मतलब कि आर्थर जी टांसले महोदय ने। ठीक है, और भारत में रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक भी माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो एक ऐसे तंत्र का तात्पर्य उससे होता है जो पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों की परस्पर क्रिया से बनता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ओडम महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की आधारभूत इकाई है जिसमें पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर के बनता है। ये जैविक मतलब ये घटक मिलकर के एक प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इको और सिस्टम दो शब्दों से मिलकर के बना है, आइकोस और लोगास। ठीक है, इकोलॉजी के बारे में बताया था। तो एक प्रकार से इको सिस्टम, इको माने होता है पर्यावरण, सिस्टम माने होता है एक प्रकार से व्यवस्था। ठीक है, तो ये मतलब कि इसमें आपका जैविक और अजैविक घटक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रकार से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ पर जीव रहते हैं, उनमें परस्पर क्रिया होती है, तो वही होता है। तो अर्थ, परिभाषा और प्रकार आपसे पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की बात की तो इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे एक तो आपका वैसे तो 2 प्रकार होता है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसमें जैसे कि आपका होता है जंगल हो गया, समुद्र हो गया, ये आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें भी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मीठे पानी वाला पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, नदी, झरने, झील, तालाब ये हो गए। ठीक है, जलीय में महासागर हो गया, स्थल में आपका जैसे जंगल हो गया, तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हो गया। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखते हैं तमाम सारी चीज़ें होती है, समुद्र, महासागर जो है सागर, ये सब। ठीक है, और जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसमें आप देखते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है,
जैसे कि इसमें आपका जैसे कि एक्वेरियम बनाया जाता है, फसल के लिए खेत को तैयार करना, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भूमंडलीय तापन और क्या पूछ रहा है आपसे, भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भूमंडलीय तापन क्या है, तो भूमंडलीय तापन यानी वैश्विक तापन जिसको आप बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, भूमंडलीय तापन क्या है भाई, भूमंडलीय तापन बताओ सभी लोग, यानी जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन भी भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप भी आपको देखने को मिलती है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने चर्चा कर दी है। ठीक है, वैसे समझ लेते हैं। भूमंडलीय तापन की बात की जाए तो यानी जिसको वैश्विक तापन बोलते हैं या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो ये आज विश्व की बहुत महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। भूमंडलीय तापन के कारण से क्या हो रहा है, संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्योटो संधि के अंतर्गत 6 प्रकार की हरित गृह गैसें बताई गई हैं। ठीक है, और वो जो है खासकर भूमंडलीय तापन को बढ़ाती हैं। उनमें पहली गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस है मीथेन, तीसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी गैस है क्लोरोकार्बन, पांचवी गैस है पर फ्लोरोकार्बन और छठवीं गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि अन्य गैसें हानिकारक नहीं हैं, अन्य गैसें भी हानिकारक हैं, लेकिन ये गैसें ज़्यादा हानिकारक हैं। और ऐसी 25 गैसें और पहचानी गई हैं जो कि GHG3 है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, भूमंडलीय उष्णता में सहायक होती हैं ये गैसें, और किंतु आप देखते हैं इनकी उत्सर्जन मात्रा मुख्य रूप से 6 गैसों की तुलना अधिक होती है, जो कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये 6 गैसें जिनसे ज़्यादा मात्रा में जो है तापमान बढ़ता है। ये हो गया आपका भूमंडलीय उष्णता। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, इससे कई सारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, इससे आप देखते हैं जो है 2002 जो वर्ष रहा है ये सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार 1967 से लेकर के 1903 ईस्वी तक 2002 दूसरा सर्वाधिक गर्म जो है रहा है। 1998 भी पहला वर्ष था जो सबसे गर्म था। 1980 से अब तक 15 सर्वाधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे हिम पिघलाव होते हैं। आपको बता दूं कि इससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, जैव विविधता की हानि होती है, जलवायु में परिवर्तन खूब अधिक मात्रा में होता है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है इसको समझ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन जो की बात की तो भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन दोनों अंतर संबंध प्रक्रियाएं हैं। तापमान जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। और जब इन औसत मौसमी दशाओं में जैसे तापमान में, वहाँ की वर्षा में, वहाँ की आर्द्रता में, वहाँ के प्रेशर यानी वायु का जो दाब है, वायु दाब में, वायु की आर्द्रता में, वायु की मतलब वर्षा में, तापमान में जब परिवर्तन होता है तो उसे जलवायु का परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि जलवायु जो होती है तमाम सारी मौसमी दशाओं का योग होती है। मौसमी दशाएं कौन सी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, दाब, इन्हीं को मिल करके जलवायु बनता है। जब इन्हीं में परिवर्तन होता है तो जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययनों से प्रमाणित आपको पता चलता है कि पृथ्वी के आरंभ में जलवायु परिवर्तन हो रहा होता है। जहां वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश था, वहां प्राचीन काल में हरे भरे खेत लहरा रहे होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आज जहां स्थलीय भाग है वहां पहले जलीय भाग रहा होगा। तो इन प्रकार के तमाम प्रकार के जो परिवर्तन हुए हैं, और जलवायु परिवर्तन को शैलों के स्वरूप में परिवर्तन होना, शैलों के क्रम में, झील और जलीय भागों में जो जमे निक्षेप है उनमें जीवाश्म, रेडियो आइसोटोप्स, इन तमाम प्रकार के अध्ययनों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है वो एक ऐसी प्रक्रिया नहीं कि लगातार एक बैग हो जाती है, एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में आती है, जो एक प्रकार से बहुत लंबी समय तक चलती रहती है। मौसम जो होता है वो तुरंत बदल जाता है, एक साल में बदल जाता है, लेकिन जलवायु जो होता है एक क्रमिक परिवर्तन होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। जलवायु एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत दिनों में परिवर्तन होता है। और वर्तमान में आप देखेंगे जलवायु खास करके जो परिवर्तन है उसके कई प्रकार जो है देखे जा रहे हैं। पहला तो यही है, पहला आपका जलवायु परिवर्तन क्या है भाई, पहला है पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2050 तक पृथ्वी का जो तापमान होगा 1.5 डिग्री से लेकर के 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये बताई वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी पर वर्षा की मात्रा एवं क्षेत्रीय वितरण जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, वर्षा की मात्रा में भी लगातार चेंजमेंट आ रहा है। तीसरी बात विद्वानों ने बताई कि हिमनदों का जो है पिघलना, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं। इसके फलस्वरूप जो होते हैं वो एक प्रकार से जो वो है मतलब कि हिमनद है वो सिकुड़ रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है।
चौथा चीज़ ये बताइए कि समुद्र की जलस्तर में वृद्धि हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप जो तटीय इलाके हैं, भाग हैं, वो डूब रहे हैं। समुद्र में मतलब समुद्र में जल का विस्तार हो रहा है। मालदीव के लगभग 200 निर्जन द्वीपों में से 1/3 जो द्वीप हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं। पांचवी बात इन्होंने बताई लोगों ने कि पृथ्वी पर ऋतु चक्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। आप भी देख सकते हैं पहले मौसम कैसा होता था, आज का मौसम आप देख सकते हो, ये सब जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आपदा प्रबंधन, आपदा क्या होती है, आपदा मैंने आपको बताई है। आपदा प्रबंधन क्या होता है, यानी आपदा को कम करना या आपदा के खतरे से जनधन की हानि को कम करना। तो आपदा प्रबंधन उपाय पहले के समय में अधिकतर राहत कार्यों के रूप में मुख्य लक्ष्य होता था। इसमें आपदा के पश्चात पीड़ितों को राहत देने वाली वस्तुओं और साधनों को उपलब्ध कराया जाता था, उन्हें वितरित किया जाता था। परंतु बाद में के समय में क्या हुआ या महसूस किया गया कि इस तरह के आपदा प्रबंधन करने से उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आपदा की कोई घटनाओं के पश्चात पीड़ितों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पर्याप्त नहीं है। इससे पहले ये होगा, इससे बेहतर यह रहेगा कि आपदा की रोकथाम की जाए, आपदा को कम किया जाए, आपदा आने से पहले उसका पता लगाया जाए। इस पर ध्यान देना परम आवश्यक है, जिससे केवल जीवन रक्षा ही नहीं होगी बल्कि संपत्तियों की क्षति को भी हम रोक पाएंगे और लोगों को भी सहायता मिलेगी, और इसके साथ ही राजकोष पर वित्तीय दबाव भी कम पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपदा आई, कोई बाढ़ आया, सभी का घर टूट गया, गिर गया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, सभी को राहत कोष दो। तो इससे अच्छा है कि पहले से ऐसी व्यवस्था कर लो कि बाढ़ ही ना आए, या बाढ़ आए तो कम आए, कम जनधन हानि हो। ठीक है, तो ये होता है आपदा प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर आपदा प्रबंधन की दिशा में तमाम सारे परिवर्तन आपको दिखाई पड़े हैं आज के भौतिकवादी समाज में, और आपदा प्रबंधन चक्र और आपदा संकट रोकथाम और न्यूनीकरण की संस्कृति पर ध्यान लगातार दिया जा रहा है। यही होता है आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के को लेकर के क्या होता है कि पहले आपदा को समझते हैं लोग, उसके बाद में उसके निवारण के लिए या आपदा को कम करने, आपदा प्रबंधन का सीधा सा मतलब होता है कि आपदा को कम करना, आपदा से पहले आपदा की सूचना देना, आपदा आने से पहले ये मतलब पता चल जाए कि भाई आपदा आने वाली है, तो लोग वहां से हट जाएं, तो इससे हानि कम होगी, लोग कम मरेंगे, यही सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ रही बातें, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका ये प्रश्न। तो इस प्रकार से आपने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इनको देखें, केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडसा से, 5 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है, और आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये देख लेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, वहीं से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपसे, पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के उपागम और प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मैंने पर्यावरण प्रबंधन के बारे में आपको बता दिया है। पर्यावरण प्रबंधन माने क्या होता है, पर्यावरण की जो गुणवत्ता जिसमें कमी आ रही है उसी कमी को रोकने के लिए जो तमाम सारे उपाय किए जाते हैं उसी को पर्यावरण प्रबंधन कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन के कारणों का उल्लेख करते हुए उसे रोकने के उपाय बताइए। मृदा अपरदन, मृदा का कट करके बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो इसके मृदा अपरदन के कारण मतलब क्यों कट करके बहती है, इसको कैसे रोका जाए, इसके आपको बताना है। अगला प्रश्न, ग्लोबल जलवायु निर्धारण यानी कि IPCC, ये टिप्पणी, ग्लोबल जलवायु निर्धारण यानी कि जो जलवायु का निर्धारण करने वाली संस्था है उसी को बोलते हैं ग्लोबल जलवायु निर्धारण, IPCC। ठीक है, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी थी। अगला प्रश्न आपका, भारत में वन विनाश की तीव्रता और परिणाम की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को एकदम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वन विनाश जो हो रहा है लगातार, इसके कारण से बहुत सारे वन विनाश के कारण से आप देखते रहे कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। वन विनाश के कारण से क्या हो रहा है कि जल जो है मृदा कटाव बढ़ रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, और जलवायु प्रदूषण भी मतलब कि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि भी हो रही है वन विनाश से। तो वन विनाश अगर आप रोक ले जाएंगे तो बहुत सारी आपदाओं को आप रोक पाएंगे। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से रामायणों का भी क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, BA 3rd सेमेस्टर का है, संस्कृत का, नाटक और व्याकरण का। बाकी राम मनोहर लोहिया के लिए ये क्वेश्चन जो मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है, कानपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसके अलावा आपका जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपका सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है यह लेक्चर जो मैंने आपको अभी ये बताया। ठीक है, जियोग्राफी का, इससे पहले कल वाला वीडियो भी आपने देखा होगा तो हो जाएगा आपका। और दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का जो आपका DDU का जो पेपर हुआ है उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है, उसका करवाने का प्रयास किया, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जो क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र माइनर वाला, तो उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।